नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं आपका खास शो बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसी रही पूरे हफ्ते बाजार की चाल। और हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई और जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजार में लगातार अपना निवेश है बढ़ा रहे हैं। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बढ़ने की वजह से भी बाजार को मजबूती मिली, हालांकि करेक्शन जो है उसकी उम्मीद की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, तमाम कौन से सेक्टर्स है जहां पर निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए विशेष मार्केट से जुड़े जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ेंगे। लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले अगर जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके जवाब ले सकते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ। तो नंबर्स हैं 23387031, दूसरा नंबर है 23097670। और आगे बढ़ने से पहले दो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ बाजार इस हफ्ते में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरीश बलीगा जी, जाने माने शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरंग शाह साहब, जाने माने स्टॉक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो गौरंग जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ चर्चा की। बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स अगले हफ्ते क्या हो सकते हैं? धन्यवाद अंशुल जी, आपका सबको प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये जो हफ्ता, कल से नया हफ्ता शुरू होने वाला है, एक महत्वपूर्ण हफ्ता होगा। और हमारा अनुमान और आकलन ये कर रहा है कि शायद इस हफ्ते हमें एक नया सर्वोच्च स्तर भी बनता हुआ दिखाई देगा। दिग्गज सूचकांक की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका कारण यह है कि पिछले हफ्ते यूएस फेड के चेयरमैन साहब पॉल साहब ने घोषणा की थी कि अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में ब्याज दरों में कटौती की पूरी पूरी संभावना है। कितनी मात्रा में होगी वो तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, शुरुआत बिल्कुल हो सकती है। तो इससे थोड़ा बहुत उत्साह अमेरिकी बाजारों में हमने पिछले हफ्ते देखा था, और उसका रुझान जो है शायद हमारे यहाँ पर कल यानी कि सोमवार को देखने मिलेगा। ये जो हफ्ता आने वाला है अंजल जी, वहां पर विकास दर के भी आंकड़े आएंगे हमारे देश के और अमेरिका के। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से रिलायंस की एजीएम है, एनुअल जनरल मीट, वहां पर घोषणा होगी। काफी सारे आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आने वाले हैं इस हफ्ते यानी कि कल से, वहां पर भी मेरे ख्याल से नजर होगी। तो जो रुझान और जो संकेत हमें मिल रहे हैं और जो खबरें मिल रही हैं, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि शुरुआत कल अच्छी होनी चाहिए, और शायद संभावना हम रख सकते हैं एक नया सर्वोच्च स्तर बनाने की। बिल्कुल बलीगा जी, क्योंकि एक करेक्शन की उम्मीद लगातार बाजार लगाकर बैठा, बाजार की सेहत के लिए इसे तमाम एनालिस्ट जो हैं वो बहुत बेहतरीन मानते हैं। ख़ास तौर पर किन सेक्टर्स में आप सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखेंगे आने वाले हफ्ते में? देखिए, हम लोग ने लास्ट एक या दो हफ्ते में देखा कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स काफी करेक्ट किए थे। जी, उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखा है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी इसमें बिकवाली जारी रहेगी। और ऑलरेडी हम लोग ने देखा है कि 20-25% करेक्ट किया है, पर हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि काफी ये स्टॉक्स 10 गुना, मैंने 8 गुना 10 गुना हो चुके हैं। तो 25% 30% करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शायद लाइक और भी करेक्शन आ सकता है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। गौरंग साहब, ख़ास तौर पर अगर हम देखें, आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि इसकी वैल्यूएशंस तमाम कुछ स्टॉक्स को लेकर काफ़ी हाई साइड पर रहती है। आईटी बिकॉज अब यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस लिहाज से किस तरह का कॉल निवेशकों को रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को अगर वो रीअरेंज कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स के लिहाज से? तो देखिए, एज अ ब्रोकरेज हाउस हमारी जो कंपनी है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, पिछले 2-3 साल से सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे थे। हम बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आईटी क्षेत्र के जो माहौल था, खास करके यूरोप और अमेरिका मार्केट में बजटरी कट्स था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट था, धीमापन था वहां पर। और उसको लेकर के रुझान जो था आईटी क्षेत्र की कंपनियों के, जो नतीजे आए पिछले 2 साल में, वो निराशाजनक थे, और उसके कारण निचले तरफ के दायरे भी हमने देखे। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 और ये जो नया वित्तीय वर्ष 2025 शुरू हुआ है, यहाँ पर 2 या 3 तिमाही से, खास करके ये जो नया वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे देखे, वहां पर आंकड़े काफी अच्छी आए हैं। मैनेजमेंट की कारोबार को लेकर के टिप्पणियां भी सकारात्मक है। अमेरिका में इलेक्शन 5 नवंबर को होगा मेरे ख्याल से,
तो उससे मेरे ख्याल से ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति वहां पर परिवर्तन हो रही है। और अगर ब्याज दरों में कटौती होती है अगले महीने, जैसे पॉल साहब बता रहे थे, फेड यूएस के चीफ, तो जो खर्च करने की क्षमता कम हो गई थी वहां पर अमेरिका में और यूरोप में, वो फिर से लौट के आ सकती है। और नतीजों में हमें लग रहा है कि दूसरे आधे में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही के पश्चात जो गति है सुधार की आईटी क्षेत्र के कंपनियों के नतीजों की, वो यहां से और तीव्र हो सकती। तो जब परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तब भी निवेश की राय दी थी, और अब जो परिस्थिति में बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो हमें तो और भी अच्छा लगता है आईटी क्षेत्र। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से आज के बदलती हुई दुनिया में काफी अनिवार्य होगा कि आप एक छोटा सा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का आईटी क्षेत्र में रखें। चलिए, बदलते हुए परिदृश्य में आईटी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑटो क्षेत्र की बात करें, तमाम जो सेक्टर्स गिरावट में रहे, लेकिन ग्रीन जोन, ग्रीन फ्लैग के साथ ऑटो लगातार खड़ा रहा पिछले हफ्ते। मलिका साहब, ऑटो क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, खास तौर पर जो टू व्हीलर सेगमेंट है, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक अपटिक माना जाता है कि जब ज़्यादा वहाँ पर मांग बढ़ती है, तो ऑटो पर आपका ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या रहने वाला है? देखिए, ऑटो पे, टू व्हीलर्स पे मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से रूरल और सेल्स बढ़ेंगे, आई थिंक स्पेशली पोस्ट मानसून हम लोग देखेंगे कि काफी बड़ा अपटिक आएगा वहाँ पे। ऑलरेडी वी आर सीइंग टू व्हीलर सेल्स आर इंक्रीजिंग, तो टू व्हीलर्स पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। पर फोर व्हीलर्स, एचसीवी, एलसीवी पे थोड़ा सा कॉशियस हूँ, आई थिंक स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स, क्योंकि जिस हिसाब से इन्वेंट्री बढ़ गई है, करीब 60,000-70,000 करोड़ का इन्वेंट्री है सिस्टम में, और ये एक्सपेक्टेशन है कि पॉसिबली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन काफी अच्छा सेल होगा। यदि वो होता है, देन आई थिंक वन कैन रियली टर्न पॉजिटिव ऑन द पैसेंजर व्हीकल सेक्टर। तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस हूँ, पर टू व्हीलर स्पेस पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। गौरव साहब, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं बड़े दिग्गज सेक्टर्स की, उनका किस तरह से असर रहने वाला है। अगर हम ऑटो की बात करते हैं, पेंट इंडस्ट्री है, या तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं, रिपलिंग इफेक्ट से जुड़े तमाम वो सेक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। देखिए, पेंट सेक्टर में और टायर कंपनियों में और बाकी जो भी कच्चे तेल पर निर्भर है क्षेत्र, वहां पर जिस प्रकार से कच्चे तेल में हमने नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं, कुछ खबरें पिछले हफ्ते ये भी आई थी कि चाइना में जो मांग थी वो थोड़े निचले स्तर पर गई है। खाड़ी देशों में जो संकट खड़ा हुआ था, वहां पर कोई इतनी बड़ी नकारात्मक खबर नहीं आई है जिससे कच्चे तेल के आवागमन में असर पड़े। और पेंट और टायर कंपनियों पर निर्भरता बहुत होती है इस क्षेत्र की कंपनियों की कच्चे तेल के ऊपर। तो यहाँ पर और दूसरी बात यह कि जो आपने पेंट क्षेत्र का जिक्र किया है अंशल जी, जी जी, तो रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है पेंट सेक्टर। रियल एस्टेट अच्छा करता है तो पेंट कंपनियां भी अच्छी करती हैं, पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाने वाली कंपनियां अच्छी करती है, सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनियां अच्छी करती हैं, होम डेकोर से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छे कामकाज करती हैं, और साथ साथ धातु और सीमेंट क्षेत्र भी अच्छा करता है, क्योंकि उसके बगैर आप एक निर्णायक तरीके से सक्षम मजबूत ढांचा बना नहीं सकते हैं। तो और जिस प्रकार से सरकार की योजना भी है, मेरे ख्याल से टायर, पेंट, रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, काफी कुछ है जो अच्छा लग रहा है। साथ ही अगर हम देखें अमरीश जी, आने वाला हफ्ता आईपीओस के लिहाज से भी काफ़ी अहम होने वाला है। एक बड़ा एक्शन हम देख सकते हैं कि करीबन 8 कंपनीज के आईपीओस हैं जो हिट करने वाले हैं शेयर बाज़ार को। आईपीओस पर ओवरऑल व्यू पॉइंट, खास तौर पर जो करंट सिनेरियो चल रहा है शेयर बाज़ार का, अगर हम उसकी बात करें तो। नहीं, देखिए, यदि देखें फॉर द लास्ट इनफैक्ट 1.5-2 इयर्स, जो भी आईपीओ आए थे, मोस्टली दे हैव डन वेल और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी आईपीओज लाइक दे गेट ओवर सब्सक्राइब मल्टीपल टाइम्स, तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर आई वुड सजेस्ट मोस्ट ऑफ द आईपीओज, आई थिंक वन शुड बी अप्लाइंग, क्योंकि जो जिस हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी लाइक आईपीओ में हमने देखा कि इट्स लाइक मोर देन 100% मल्टी बैगर्स भी हुए हैं। अभी लाइक रिसेंटली जो आईपीओ आया था ओला इलेक्ट्रिक, उसमें भी जो एक्सपेक्टेड नहीं था, आई मीन इट वाज एक्सपेक्टेड टू लिस्ट एट पार, तो पार पे लिस्ट करने के बाद 15 दिन में उसने करीब लाइक 100% रिटर्न दिया है।
So I think one should be really applying for IPOs, but चुनना चाहिए. It's not that आपको blindly apply करना चाहिए. I think you should read the draft prospectus, उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए. अच्छा, क्योंकि आपने ओला इलेक्ट्रिक का जिक्र किया, गौरंग साहब, हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी का जो पूरा सेक्शन है या पूरा क्षेत्र है, और अभी मैं जो खबर पढ़ रही थी, तमाम ऑटो सेल्स के नंबर्स लगातार अब अगले महीने से आने शुरू हो जाएंगे और पैसेंजर व्हीकल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ईवी सेक्टर जिसमें हम चार्जिंग स्टेशंस की भी बात करते हैं, ओवरऑल आपको किस तरह से लगता है, क्योंकि अभी ये अनएक्सप्लोरेबल है थोड़ा सा निवेशकों के लिए? वंशल जी, देखिए, पहले तो जो भी दो पहिया वाहन है वो पेट्रोल पर चलते हैं. डीजल से चलने वाले दो पहिया वाहन न के बराबर है. और जिस प्रकार से पेट्रोल प्रति लीटर के दाम है, जाहिर है उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है. अच्छी बात यह है कि उपभोक्ताओं ने ये नई टेक्नोलॉजी है जो ईवी टेक्नोलॉजी, उसको दोनों हाथों से अपनाया है. और मांग भी आप देखें तो सिर्फ सीमित बड़े शहरों में या मझौले शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में भी मांग बढ़ रही है. और खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाके जो हमारे भारतवर्ष के, वहां पर भी मांग बढ़ रही है. और यही कारण है कि दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां निरंतर अपने तरफ से खोज करके नए नए वाहन लॉन्च करते हैं. अभी 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च करी है, जिसकी उपलब्धि मेरे ख्याल से अगले साल के दिवाली के आसपास हो जाएगी. उसके साथ साथ बाकी अन्य कंपनियों ने भी, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियां, iQube जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ईवी स्कूटर है, उसका एक नया लॉन्च किया था. बाकी अन्य कंपनियां लॉन्च करेगी. और पर्यावरण को लेकर के भी और जेब के खर्च को लेकर के भी मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले भविष्य में मांग निरंतर बढ़ती जाएगी. सिर्फ एक ही चीज है, चार्जिंग स्टेशंस और वाहन की जो आखिर में कीमत होती है जो उपभोक्ता चुकाते हैं, वहां पर अगर सरकार की तरफ से में जीएसटी के जो दर है वो कम किए जाते हैं तो थोड़ा और आकर्षण बढ़ जाएगा. बिल्कुल, और आकर्षण मुझे लगता है कि वो जो तमाम कंपनियां जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनके लिए भी बहुत है, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इनके लिए ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है. और जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं अमरीश जी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिलायंस का डिज्नी के साथ है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है. लेकिन क्या ये जो प्रॉमिसेस हैं वो निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से कर सकते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर के साथ? Especially, जिस हिसाब से रिलायंस ग्रुप ने कंसोलिडेट किया है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जी, आई थिंक दिस इज अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट. और आई थिंक क्लियरली दे आर मोर लेस नंबर वन इन दैट स्पेस. और मुझे लगता है कि आगे जाके भी काफ़ी कंसोलिडेशन होगा इस सेक्टर में. एंड आई थिंक वन लाइक स्टॉक टू बी लुक्ड एट, मुझे लगता है कि स्टॉक लाइक जी, जहाँ पे कंसोलिडेशन होने वाला था, नहीं हुआ, शायद आगे जाके भी हो सकता है. और क्योंकि हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर गौरंग साहब, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती है इसके साथ. टूरिज़्म और ख़ास तौर पर होटल इंडस्ट्री क्या एक ऑफ बीट चॉइसेस हो सकते हैं एक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन के लिहाज से? देखिए, पर्यावरण को लेकर के सरकार ने भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिए और बहुत सारे प्रयास भी किए हैं. और पर्यटन अब सीमित नहीं रहा है मौज मस्ती के लिए. धार्मिक पर्यटन जो है वहां पर भी बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है. और इसको लेकर के भी मेरे ख्याल से हवाई यात्रा जो है वो बढ़ सकती है. तो अगर आप पर्यटन से इस क्षेत्र के रूप में, निवेश के रूप में करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उड़ान क्षेत्र भी आपके नजर में होना चाहिए. और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज यानी कि जो होटल्स हैं, मिसाल के तौर पर इंडियन होटल्स जैसी कंपनियां हैं, ये हमारी खरीदारी की सूची में. उड़ान क्षेत्र में हमारी पसंदगी इंटरग्लोब एविएशन है. और ये सब मेरे ख्याल से, और जिस तरीके से आज की तारीख में पहले जो लोग प्रवास करते थे या पर्यटन पर जाते थे, और अब खास करके महामारी के बाद जो एक बिंज ट्रैवल करके जो एक नया उपनाम पैदा हुआ है, उसको लेकर के भी, और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, मेरे ख्याल से विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आएंगे. और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इसकी संख्या बढ़े.
अमरीश जी, जिस तरह से बायो E3 पॉलिसी को एक नया आयाम देने के लिए ख़ास तौर पर बायो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं या इंफ्रा से रिलेटेड तमाम कई ऐसे फैसले जो कैबिनेट लेता है जिसके लिहाज से भाई इंफ्रा का विस्तारीकरण होना चाहिए और सबसे ज़्यादा कैपेक्स पुश भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है सरकार का फोकस। इंफ्रा ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं आप शेयर मार्केट के लिहाज से? नहीं, यहाँ पे जब हम लोग विकसित भारत का बात कर रहे हैं बाय 2047, विकसित भारत विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। और जिस हिसाब से लाइक गवर्नमेंट का फोकस रहा है, बजट बढ़ा है इंफ्रा में, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू हैपनिंग। और ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि जो जो प्राइवेट सेक्टर स्पेंड है वो भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल इंफ्रा आई थिंक इट्स गोइंग बी लाइक मल्टी डिकेड सॉर्ट ऑफ अ मूव। तो इंफ्रा में तो श्योरली इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और जो ग्रीन ग्रोथ के सेक्टर्स हैं गौरंग साहब, ख़ास तौर पर कैसे वो स्किल और युवाओं को नौकरी देने में सबसे बड़ी फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं, उस लिहाज से शेयर बाज़ार की अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए जो तमाम स्टॉक्स हैं उन पर आपकी क्या राय रहने वाली है? देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी रही है जब से हमें आज़ादी मिली है, वो है ऊर्जा की। और विद्युतीकरण को लेकर के भी सरकार के काफी सारे नए नियम हैं। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं अंचल जी, वो आने वाले 3 से 5 साल में काफी बड़ी बड़ी ऊर्जा उत्पादन योजना नई खड़ी करने की बात की है। हाल ही में मेरे ख्याल से करीबन 12,000 मेगावाट की नई एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए हामी सरकार ने दी है। खास करके वो ऊर्जा जो वायु से पैदा होती है, विंड एनर्जी, और सूर्य से जो पैदा होती है वो है सोलार। तो और कन्वेंशनल भी जो भी होती है, हाइड्रो से जो भी ऊर्जा पैदा होती है। टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, पावर ग्रिड, ये सब कंपनियां अच्छी लगती है बुनियादी तर्क के आधार पर। एक कंपनी जिसका आईपीओ कुछ समय पहले आया था आईरिडा, वहां पर भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की राय दी थी। और जो भी कंपनियां वित्तीय सहायता करती है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता को खड़ी करने के लिए, उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स कंपनी पर क्या व्यू पॉइंट रहेगा अमरीश जी आपका? गति जिस तरह से लॉजिस्टिकली अगर हम इंडेक्स देखें भारत का, तो इस क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है, तो इसका असर शेयर बाजार के इस सेक्टर पर पड़ता हुआ? नहीं, देखिए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर लाइक ओवरऑल तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आ गए हैं और इस कारण हम लोग देख रहे हैं कि जो मार्जिन्स है वहाँ पे इफेक्ट गिरा है। बट देन आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट द लाइक न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनीज, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे जाके काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। तो उसमें लाइक वन ऑफ द स्टॉक्स जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं डिलीवरी, जहाँ मुझे लगता है कि पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी बढ़ सकती है। ये तो हम लगातार उन सेक्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं गौरंग साहब की भाई इनसे हमारी दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से दूरी बनाना निवेशकों के लिए एक बेहतर सलाह रहेगी? देखिए, दूरी बनाने का मतलब ये है कि आपका दृष्टिकोण क्या है पहले तो अंचल जी। अगर आपका दृष्टिकोण बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि का है तो उन सब क्षेत्र से दूर रहिए जहां पर हमने लगातार निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखे। और हमेशा हमारी तो ये राय रहती है कि भाई आप छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं, लेकिन लंबी अवधि के लिए सोचिए। और लंबी अवधि के लिए हमारा नजरिया बाजार को लेकर के काफी सकारात्मक है। अगर निवेश आपको बहुत ही छोटी मध्यम अवधि के लिए करना है तो मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं छोटी या मध्यम अवधि के लिए टिप्पणी करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो हमें लग रहा है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसीज और सीमेंट क्षेत्र। अंचल जी, जिस प्रकार से खपत बढ़ने वाली है, हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि नतीजे काफी अच्छे आ सकते हैं सीमेंट कंपनी के क्षेत्र के शेयर से। और कमोडिटी मार्केट पे गौरंग साहब अगर एक चेक लें तो गोल्ड के प्राइसेस लगातार आसमान छू रहे हैं, लेकिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर जो खबरें सामने आई कि भाई सरकार को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, तो शायद हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट चरण है वो शायद ना आए। तो अब अगर किसी को गोल्ड में निवेश करना है तो उसके पास ईटीएफ के अलावा और क्या ऑप्शन रह सकता है? तो देखिए, पहले तो हम अक्सर ये राय देते हैं कि आपको सारा अपनी जो निवेश है, पूंजी है, वो एक ही क्षेत्र में निवेश नहीं करनी चाहिए, आपको फैला करके रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में डालिए, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में डालिए, थोड़ा सोने में डालिए, बैंक एफडीज, पीपीएफ जो भी है। तो सोने को लेकर के निरंतर हम निवेश की राय देते हैं। और अगर आपके पास 100 रुपए निवेश करने के लिए तो 15 से 20 रुपए कम से कम गोल्ड रिलेटेड एसेट क्लास में होना चाहिए, जहां पर
सरकार की तरफ से गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स था और ईटीएफ से करीबन 12 गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है। वहां पर आप निरंतर यूनिट्स के माध्यम के द्वारा निवेश कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड एक दूसरी है। सर, गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर के जो समस्या खड़ी हुई है अंचल जी, ये जो बजट में ड्यूटी कट हुई थी और फिर बाद में जो उसका असर हुआ उसको लेकर के, और वास्तविकता देखिए, जब बजट में घोषणा करी थी माननीय वित्त मंत्री जी ने, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने, तो मेरे ख्याल से 73-74 हजार वाला सोना आकर के मेरे ख्याल से 68,000 के आसपास पहुंचा या उसके नीचे गया, और आज के तारीख में 71,500 और 72,000 के पास है। तो निर्भरता जो सोने के दाम की है रुपए में, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो डॉलर में चलता है सोने का दाम, उस पर निर्भर ज्यादा होता है। तो जब ये ड्यूटी कट हुई थी तब हमने सभी लोगों को कहा था कि एक अच्छा मौका है सोने में निवेश करने के लिए, और आज के तारीख में भी हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए आपका थोड़ा बहुत निवेश सोने में होना चाहिए। क्योंकि हम इस तरह के सेक्टर्स पर भी चर्चा करते हैं इस पूरे शो में जो अनएक्सप्लोरेबल हैं। डिजिटल स्पेस मार्केट जिसमें लगातार उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भाई, आपके 2 स्टार्टअप्स थे स्पेस से जुड़े हुए जो कि अब 200 के पार कर गए हैं। बलिगा साहब, ख़ास तौर पर स्पेस इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव दृष्टिकोण है सरकार का, लेकिन शेयर बाजार की अगर बात करें तो वो इसे किस तरह से देखता है? नहीं, देखिए, शेयर बाजार में भी हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर या कौन से स्टॉक्स अच्छे करेंगे, और क्लियरली जो स्पेस सेक्टर से जो जुड़े हैं, आई मीन क्लियरली इंडिया का फोकस भी काफ़ी है ऑन द स्पेस सेक्टर। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा एक्सपेंड करेगा। आई थिंक देयर विल बी अ मल्टीफोल्ड ग्रोथ। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज पर क्या व्यू पॉइंट रहने वाला है गौरंग साहब? क्योंकि हमने देखा था कि एक वक्त ये था कि जो तमाम टेलीकॉम के प्लेयर्स थे डेट रिडन सेक्टर को माना जाता था, लेकिन अब अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। तो टेलीकॉम पर क्या व्यू पॉइंट रहने वाला है, जिस तरह से लगातार जो अभी ट्राई की रिपोर्ट है उसमें इंटरनेट यूजर्स के साथ साथ जो फ़ोन कॉलिंग है उसमें भी जो लोग ग्राहक हैं उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो अंजल जी, वास्तविकता ये है कि हमने 1 दर्जन कंपनियां देखी थी हमारे भारतवर्ष में जो सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हुआ करती थी, और आज के तारीख में केवल मात्र 3 कंपनियां बची, और उसमें से एक बहुत ही कमजोर है जी। 200 रुपए वाला आरपू 250 हुआ, 250 हुआ, 250 के आसपास पहुंच रहा है आरपू, और शायद आने वाले भविष्य में ये 300 के पार भी जा सकता है। ऐसी घोषणा खुद मैनेजमेंट ने करी है, जितने भी नतीजे हमने पहली तिमाही में देखे। और निरंतर स्मार्टफोन की बिक्री की संख्या बढ़ रही है, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं, और स्मार्टफोन लेने से आपका डेटा की जो खपत है वो भी निरंतर ऊपर जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस की बैलेंस शीट के तहत आता है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम कुछ 3-6 महीने पहले आईपीओ आया था 585 के आसपास, मौजूदा स्तर 1100 के पार। तो आईपीओ में भारतीय एक्साकॉम में निवेश की राय दी थी, और वोडाफोन आइडिया जो मैं कमजोर कड़ी की बात कर रहा था, जहां पर धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधर रही है, और मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मैनेजमेंट बाजार में से पूंजी जुटाएगी और जो कर्जा है बैलेंस शीट पर वो कम करने का प्रयास करेगी। तो संख्या भी बढ़ रही है, डेटा का उपयोग भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ आरपूस भी बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जिन सेक्टर्स पर हमने आज चर्चा की निवेशकों ने वो नोट ज़रूर किया होगा, और उस पर एक राय जो आपने दी है उस पर अमल ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो बाजार इस हफ्ते में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम तमाम स्टॉक्स और शेयर से जुड़ी जानकारियाँ आप तक साझा करें, और थंब रूल यही है कि क्योंकि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, तो जब भी आप इसे शेयर बाजार में लगाएं सोच समझकर, और साथ ही साथ ये एक रिस्क एपिटाइट देखें कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे इसी खास शो पर। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। नमस्कार।